Welcome to this video on top 4 important questions of data science. इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5th सेमेस्टर डेटा साइंस के टॉप 4 important questions जो एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे और वो भी हिंदी में। अगर आपको इन क्वेश्चंस के इंग्लिश वर्जन में इंटरेस्ट है तो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 5th सेम प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। डेटा माइनिंग में पैटर्न एवेल्युएशन का मतलब है ये समझना कि जो पैटर्न्स यानी नए इन्फॉर्मेशन के पैटर्न्स हमने फाइंड किए हैं वो कितने क्वालिटी वाले हैं और कितने यूजफुल हैं। पैटर्न इवैल्यूएशन का मेन पर्पस यही होता है कि हम समझ सकें कि क्या ये पैटर्न्स ट्रस्टेबल हैं और क्या ये किसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काम आ सकते हैं। अलग अलग मेजर्स हैं जो पैटर्न्स इवैल्यूएट करने के लिए यूज होते हैं और ये मेजर्स का सिलेक्शन एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ कुछ पैटर्न इवैल्यूएशन मेथड्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। एक्यूरेसी का मतलब है कि मॉडल ने कितनी सही प्रिडिक्शन की है। टेस्ट डेटासेट, ट्रेनिंग डेटासेट के अलावा पर एक्यूरेसी मेजर की जाती है। कॉमन एक्यूरेसी मेजर्स हैं एक्यूरेसी रेट जो करेक्ट प्रिडिक्शंस का परसेंटेज होता है, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर यानी RMSE और मीन एब्सोल्यूट एरर यानी MAE। एग्जाम्पल, अगर मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर 100% और टेस्ट डेटा पर सिर्फ 50% एक्यूरेट हो तो वो मॉडल ओवरफिटिंग हो रहा है और जनरलाइजेबल नहीं है। क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी एक पैटर्न इवैल्यूएशन है जो बताता है कि मॉडल ने नए डाटा को कितनी एक्यूरेटली क्लासिफाई किया है। इसका यूज टैब होता है जब लेबल्ड डेटा होता है। ये परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस होता है। क्लस्टरिंग एक्यूरेसी मेजर करता है कि क्लस्टरिंग एल्गोरिथम ने नए डाटा को क्लस्टर लेबल्स असाइन करते वैक्यूटी कितनी एक्यूरेसी से काम किया। एक्सटर्नल इंडिसेस जैसे रैंड इंडेक्स और इंटरनल इंडिसेस जैसे डन इंडेक्स यूज होते हैं क्लस्टरिंग को इवैल्यूएट करने के लिए। कवरेज मेजर करता है कि एल्गोरिथम ने कितने पैटर्न्स डिस्कवर किए हैं। एक तरीके से ये पैटर्न्स का काउंट करता है जो किसी पैटर्न जैसे कि कस्टमर जो अ खरीदते हैं वो बी भी खरीदते हैं की ऑकरेंस बताता है। विजुअल इंस्पेक्शन, इस मेथड में हम पैटर्न्स को मैन्युअली देखते हैं जैसे कि ग्राफ्स या प्लॉट्स पर। यह मेथड टैब यूज होता है जब डेटा छोटा हो और आसानी से प्लॉट हो सकता हो। रनिंग टाइम मेजर करता है कि एल्गोरिथम कितने टाइम में पैटर्न्स फाइंड करता है। डेटा साइज के साथ टाइम भी बढ़ता है। सपोर्ट किसी पैटर्न की ऑकरेंस को मेजर करता है। ये डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग में डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होता है। कॉन्फिडेंस किसी पैटर्न की रिलायबिलिटी को मेजर करता है। जैसे अगर पैटर्न बार बार ट्रू हो रहा है तो वो हाई कॉन्फिडेंस वाला पैटर्न होगा। लिफ्ट पैटर्न इवैल्यूएशन एक मेजर है जो बताता है कि पैटर्न एक्सपेक्टेड ऑकरेंस से कितना ज्यादा सही है। प्रिडिक्शन इवैल्यूएशन में मॉडल की एक्यूरेसी को प्रिडिक्ट किया जाता है जो फ्यूचर आउटकम्स को एस्टिमेट करता है पास्ट डेटा के बेसिस पर। प्रिसिजन का मतलब होता है कि मॉडल ने कितने करेक्ट पैटर्न्स प्रिडिक्ट किए हैं बिना किसी गलत प्रिडिक्शन के। क्रॉस वैलिडेशन, इसमें डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए। मॉडल की एक्यूरेसी का एस्टिमेट निकालने के लिए इस प्रोसेस को मल्टीपल बार रिपीट किया जाता है। टेस्ट सेट, मॉडल को टेस्ट सेट पर इवैल्यूएट करना एक रिलायबल मेथड है जो डेटा को ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिट करता है और फिर इवैल्यूएट करता है। बूटस्ट्रैपिंग में डाटा को रैंडम सैंपल्स के साथ सिलेक्ट किया जाता है और फिर मॉडल को ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इन सारे मेथड्स का यूज डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग मॉडल्स को रोबस्ट और रिलायबल बनाने के लिए किया जाता है। एसोसिएशन रूल्स और कंस्ट्रेंट बेस्ड माइनिंग के ई कंसेप्ट को समझना डाटा माइनिंग में काफी हेल्पफुल है। जब डेटा माइनिंग प्रोसेस में हम एक इन्फॉर्मेशन सेट को एनालाइज करते हैं तो उसमें कई बार हजारों रूल्स निकाल आते हैं, लेकिन ज्यादातर रूल्स या तो इंडिपेंडेंट होते हैं या फिर यूजर के काम के नहीं होते। यूजर्स को मोस्टली ये आइडिया होता है कि कौन सा डायरेक्शन माइनिंग में इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को लीड करेगा और किस टाइप के पैटर्न्स या रूल्स उन्हें यूजफुल लगेंगे।
इसलिए एक अच्छा तरीका ये होता है कि यूजर्स अपनी इंट्यूशन और एक्सपेक्टेशंस को कंस्ट्रेंट्स के रूप में डिफाइन करें ताकि सर्च स्पेस को कंस्ट्रेंट किया जा सके। आईसी अप्रोच को कंस्ट्रेंट बेस्ड माइनिंग कहते हैं। कंस्ट्रेंट बेस्ड माइनिंग क्यों जरूरी है? कंस्ट्रेंट बेस्ड माइनिंग में एल्गोरिथम्स ऐसे कंस्ट्रेंट्स को यूज करते हैं जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट जनरेशन स्टेप में सर्च एरिया को कम करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एक जनरल कंस्ट्रेंट होता है मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड। अगर एक कंस्ट्रेंट को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो उसका इंक्लूड होना माइनिंग फेज में एक्सप्लोरेशन स्पेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि एक बाउंड्री डिफाइन हो जाती है सर्च स्पेस लेटिस के अंदर, जिसे आगे का एक्सप्लोरेशन जरूरी नहीं होता। कंस्ट्रेंट्स का इंपॉर्टेंस ये है कि ये सिर्फ वही एसोसिएशन रूल्स बनाते हैं जो यूजर्स को पसंद आते हैं। इस मेथड से रूल स्पेस कम हो जाता है और सिर्फ वही मेथड्स बकते हैं जो कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। नॉलेज टाइप कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स ये डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का नॉलेज माइनिंग में निकालना है, जैसे कि एसोसिएशन या कॉरिलेशन। डेटा कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स टास्क रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं, जैसे डिमेंशन लेवल कंस्ट्रेंट्स। इसमें डिजायर्ड डिमेंशंस या एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए जाते हैं या कॉन्सेप्ट हायरार्कीज के मेथड्स जो माइनिंग में यूज होंगे। इंटरेस्टिंगनेस कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स रूल इंटरेस्टिंगनेस के न्यूमेरिकल मेजर्स भी थ्रेशोल्ड्स डिफाइन करते हैं, जैसे सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और कॉरिलेशन। रूल कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स ये डिफाइन करते हैं कि किस टाइप के रूल्स को मिने किया जाना चाहिए, जैसे मेटा रूल्स, रूल टेम्पलेट्स, मैक्सिमम या मिनिमम प्रेडिकेट्स जो रूल के एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंट में आ सकते हैं, या एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट वैल्यूज और एग्रीगेट्स के बीच रिलेशनशिप्स। ये सभी कंस्ट्रेंट्स हाई लेवल डिक्लेरेटिव डाटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज और यूजर इंटरफेस का यूज करके डिफाइन किए जा सकते हैं। इस तरह का कंस्ट्रेंट बेस्ड माइनिंग यूजर्स को ये स्पेसिफाई करने में मदद करता है कि कौन से रूल्स उन्हें अनकवर करने हैं, जिससे माइनिंग प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। माइनिंग प्रोसेस और ऑप्टिमाइजेशन। एक सोफिस्टिकेटेड माइनिंग क्वेरी ऑप्टिमाइजर भी ही यूज किया जा सकता है जो यूजर द्वारा डिफाइन किए गए कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करने में हेल्प करता है। इससे माइनिंग प्रोसेस और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। कंस्ट्रेंट बेस्ड माइनिंग इंटरैक्टिव एक्सप्लोरेटरी माइनिंग और एनालिसिस को बूस्ट करता है, जिससे यूजर्स अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स जल्दी और एफिशिएंटली पा सकते हैं। एसोसिएशन रूल्स और कंस्ट्रेंट बेस्ड माइनिंग के ये कॉन्सेप्ट को समझना डेटा माइनिंग में काफी हेल्पफुल है। न्यूरल नेटवर्क्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल नेटवर्क्स काफ़ी एडवांस्ड और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। एक न्यूरल नेटवर्क ऐसा मेथड है जो कंप्यूटर्स को डाटा को प्रोसेस करना सिखाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन ब्रेन डेटा प्रोसेस करता है। न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग का एक पार्ट है जो इंटरकनेक्टेड नोड्स या न्यूरॉन्स का लेयर्ड स्ट्रक्चर यूज करता है, जो ह्यूमन ब्रेन का एक सिमुलेशन होता है। ये अडेप्टिव सिस्टम बनाता है जो कंप्यूटर्स को अपनी मिस्टेक्स से सीखने और बेटर होने में हेल्प करता है। न्यूरल नेटवर्क्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? न्यूरल नेटवर्क्स का मकसद ये है कि वो कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने में मदद करें, वो भी कम ह्यूमन हेल्प के साथ। ये कॉम्प्लेक्स और नॉन लिनियर रिलेशनशिप्स को लर्न और मॉडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये कुछ टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं। जनरलाइजेशन और इन्फरेंस करना। न्यूरल नेटवर्क्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समझ सकते हैं और जनरल ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं बिना एक्सप्लिसिट ट्रेनिंग के। जैसे अगर दो सेंटेंसेस सिमिलर मीनिंग रखते हैं, जैसे कैन यू टेल मी हाउ टू मेक द पेमेंट और हाउ डू आई ट्रांसफर मनी, तो न्यूरल नेटवर्क रिकॉग्नाइज कर सकता है कि दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक जैसा है। वेरियस यूज केसेस, मेडिकल डायग्नोसिस, टारगेटेड मार्केटिंग, फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस, एनर्जी फोरकास्टिंग, प्रोसेस कंट्रोल और केमिकल आइडेंटिफिकेशन जैसे एरियाज में न्यूरल नेटवर्क्स का यूज होता है। न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं? ह्यूमन ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से बना है जिसमें न्यूरॉन्स एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं। वैसे ही एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मल्टीपल लेयर्स और नोड्स का एक सेट होता है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोलैबोरेट करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को नोड्स कहते हैं और ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और एल्गोरिदम्स होते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। बेसिक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। न्यूरल नेटवर्क्स में 3 प्राइमरी लेयर्स होती हैं। इनपुट लेयर,
ये वो लेयर है जहां से इंफॉर्मेशन एंटर करती है नेटवर्क में। इनपुट नोड्स डाटा को प्रोसेस करके अगले लेयर में फॉरवर्ड करते हैं। हिडन लेयर्स इनपुट और आउटपुट के बीच होती हैं और डेटा को कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रोसेस करती हैं। इन लेयर्स की मदद से नेटवर्क और रिफाइंड और कॉम्प्लेक्स आउटपुट जनरेट कर सकता है। आउटपुट लेयर ये लास्ट लेयर है जो फाइनल आउटपुट रिजल्ट देती है। अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो, जैसे यस नो, तो एक आउटपुट नोड हो सकता है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में मल्टीपल आउटपुट नोड्स होते हैं। डीप न्यूरल नेटवर्क्स। डीप न्यूरल नेटवर्क्स यानी डीप लर्निंग नेटवर्क्स में काफ़ी ज़्यादा हिडन लेयर्स और मिलियंस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये नोडेज के बीच वेट्स के रूप में कनेक्शंस डिफाइन करते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। हायर वेट नोड्स का नेटवर्क में ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन डीप नेटवर्क्स को बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जिसमें मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स यूज़ किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स को क्लासिफाई किया जा सकता है डेटा फ्लो के बेसिस पर। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, इसमें डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इनपुट से आउटपुट तक, और प्रिडिक्शंस को फीडबैक से इंप्रूव करता है। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम, ये लर्निंग मेथड में नेटवर्क अपने एरर्स को कंटिन्यूअसली एनालाइज करता है और फीडबैक लूप से अपने प्रिडिक्शंस को इंप्रूव करता है। जैसे एक नोड अपना अगला पाथ गेस करता है और अगर गेस गलत होता है तो उस पाथ के वेट को कम और सही वाले पाथ के वेट को ज्यादा कर देता है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स सीएनएन्स। सीएनएन्स इमेज रिकॉग्निशन के लिए काफी यूजफुल होते हैं। इसमें हिडन लेयर्स कॉन्वोल्यूशंस परफॉर्म करती हैं जो इमेज से एसेंशियल फीचर्स निकलती हैं। न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कैसे करें? न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग का मतलब है नेटवर्क को किसी टास्क में एक्सपर्ट बनाना। ट्रेनिंग के लिए लार्ज लेबल्ड या अनलेबल्ड डेटा सेट्स का यूज किया जाता है जिससे नेटवर्क अपने प्रिडिक्शंस को एनहांस कर सकता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, इस मेथड में नेटवर्क को लेबल्ड डेटा दिया जाता है जिसमें पहले से आंसर्स होते हैं। जैसे अगर फेशियल रिकॉग्निशन ट्रेन करना है तो इनिशियली नेटवर्क को थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन फेस इमेजेस दी जाती हैं जिसमें एथनिक ओरिजिन, इमोशन वगैरह के लेबल्स होते हैं। जब नेटवर्क ट्रेन हो जाता है तो ये नए फेसेस का ओरिजिन या इमोशन गैस कर सकता है। न्यूरल नेटवर्क्स आज के एआई और मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस का कोर पार्ट हैं जिससे एक्यूरेट प्रेडिक्शंस और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन को अचीव किया जा सकता है। लेजी लर्निंग क्या है? लेजी लर्निंग एक ऐसा मशीन लर्निंग टेक्निक है जिसमें ट्रेनिंग डेटा को प्रोसेस करने के बजाय उसे स्टोर किया जाता है और जब प्रिडिक्शन की ज़रूरत हो तब उसका यूज़ किया जाता है। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम्स ट्रेनिंग के वक्त कोई मॉडल नहीं बनाते, बल्कि ये एल्गोरिथम्स न्यू क्वेरी या इनपुट मिलने पर पहले से स्टोर्ड एग्जाम्पल्स से कंपैरिजन करके प्रिडिक्शंस बनाते हैं। इस टेक्निक को इंस्टेंस बेस्ड या मेमोरी बेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है। लेजी लर्निंग कैसे काम करता है? लेजी लर्निंग एल्गोरिथम्स ट्रेनिंग डेटा को बस याद रखते हैं और कोई जनरल मॉडल नहीं बनाते। जब एक नई क्वेरी या इनपुट आती है तो ये स्टोर्ड ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के साथ सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस या कोसिनस सिमिलैरिटी का यूज करके, और फॉर सिमिलर इंस्टेंसेस के बेसिस पर प्रेडिक्शन देते हैं। एक मशहूर एग्जाम्पल है कि नियरेस्ट नेबर्स KNN एल्गोरिथम। KNN में क्वेरी पॉइंट के करीब के एक ट्रेनिंग इंस्टेंसेस लिए जेट हैं और उनके क्लास लेबल्स को देखा जाता है ताकि क्वेरी का क्लास डिसाइड हो सके। लेजी लर्निंग उन सिचुएशंस में बढ़िया काम करता है जहां डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स हो या डेटा नॉइजी, डिस्टॉर्टेड हो। रियल वर्ल्ड लेजी लर्निंग एप्लीकेशंस। लेजी लर्निंग का यूज अलग अलग फील्ड्स में किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम्स। लेजी लर्निंग का यूज रिकमेंडर सिस्टम्स में होता है ताकि यूजर प्रेफरेंसेस के हिसाब से पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस दी जा सकें, जैसे मूवीज, बुक्स या प्रोडक्ट सजेस्ट करना। मेडिकल डायग्नोसिस। लेजी लर्निंग मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम्स में भी यूज होता है। ये एल्गोरिथम सिमिलर केसेस को ट्रेनिंग डेटा में से कंपेयर करके डिजीजेस डायग्नोज करने या ट्रीटमेंट्स सजेस्ट करने में मददगार होते हैं। एनॉमली डिटेक्शन। ये एल्गोरिथम्स एनॉमली या आउटलायर डिटेक्शन में यूजफुल हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन में ट्रांजैक्शन को सिमिलर ट्रांजैक्शंस के साथ कंपेयर किया जाता है और अगर ट्रांजैक्शन अनयूजुअल हो तो उसे फ्लैग किया जाता है। लेजी लर्निंग और ईगर लर्निंग मॉडल्स में फ़र्क।
लेजी लर्निंग और ईगर लर्निंग मॉडल्स में कुछ की डिफरेंसेस हैं ट्रेनिंग फेज। ईगर लर्निंग मॉडल्स जायजे डिसीजन ट्रीज और न्यूरल नेटवर्क्स पुअर ट्रेनिंग डेटा से एक जनरल मॉडल बनाते हैं, जबकि लेजी लर्निंग मॉडल्स प्रिडिक्शन टाइम तक वेट करते हैं। कंप्यूटेशनल कॉस्ट, लेजी लर्निंग एल्गोरिदम्स का प्रिडिक्शन टाइम थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग डेटा में नियरेस्ट नेबर्स ढूंढने पड़ते हैं, जबकि ईगर लर्निंग मॉडल्स फास्ट होते हैं वंस ट्रेंड। इंटरप्रेटेबिलिटी, ईगर लर्निंग मेथड्स जायजी डिसीजन ट्रीज ज़्यादा इंटरप्रेटेबल होते हैं क्योंकि ये एक्सप्लिसिट रूल्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि लेजी लर्निंग में एक्सप्लिसिट मॉडल या रूल्स नहीं होते। लेजी लर्निंग के ई बेनिफिट्स। लेजी लर्निंग के कुछ फ़ायदे ये हैं। अडेप्टेबिलिटी, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम्स न्यू या चेंजिंग डेटा के साथ जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं और नए इंस्टेंसेस को मॉडल में आसानी से ऐड कर सकते हैं बिना रिट्रेनिंग के। रोबस्टनेस टू आउटलायर्स, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम्स आउटलायर्स से कम अफेक्ट होते हैं क्योंकि लर्निंग फेज में आउटलायर्स का इम्पैक्ट नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी, ये कॉम्प्लेक्स डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस और नॉन लिनियर रिलेशनशिप्स को ईजिली हैंडल कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग इंस्टेंसेस कई डिटेल्स स्टोर करके डिसीजन बाउंड्रीज बना रहे हैं। लेजी लर्निंग के लिमिटेशंस। लेजी लर्निंग के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हाई प्रिडिक्शन टाइम, लेजी लर्निंग में प्रिडिक्शन टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग डेटा में सिमिलर इंस्टेंसेस को ढूंढना पड़ता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है लार्ज डेटा सेट्स के साथ। स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम्स को पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट या एक सबसेट को स्टोर करना पड़ता है, जो कि मेमोरी के लिए हैवी हो सकता है। सेंसिटिविटी टू नॉइज, ट्रेनिंग डेटा में नॉइज या इरेलेवेंट फीचर्स प्रिडिक्शंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। ओवरफिटिंग, लेजी लर्निंग एल्गोरिदम्स में ओवरफिटिंग का रिस्क होता है जब ट्रेनिंग डेटा छोटा हो या ज़्यादा स्टोर्ड इंस्टेंसेस हो। ये एल्गोरिथम्स ट्रेनिंग डेटा को याद कर लेते हैं, इंक्लूडिंग नॉइज और आउटलायर्स, जो अनसीन डेटा पर एक्यूरेसी कम कर सकता है। लेजी और ईगर लर्निंग कैसे चूज करें? लेजी लर्निंग एल्गोरिदम्स जैसे के नियरेस्ट नेबर्स, अनलेबल्ड डेटा को क्लस्टर करने, अनोमलीज डिटेक्ट करने और एग्जिस्टिंग लेबल्स के डेटा को क्लासिफाई करने में यूजफुल होते हैं। ये इजीली अपडेटेबल मॉडल्स होते हैं जो नए डाटा के साथ जल्दी अपडेट हो जाते हैं। लेकिन रियल टाइम प्रिडिक्शंस जैसे फेशियल रिकग्निशन, स्टॉक ट्रेडिंग, स्पीच रिकग्निशन या टेक्स्ट जनरेशन जैसे टास्क्स में ईगर लर्निंग एल्गोरिदम्स बेटर होते हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग डेटा का जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं और फास्ट प्रिडिक्शंस देते हैं। लेजी लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग के लिए सूटेबल है क्योंकि नए सैंपल्स को डायरेक्टली स्टोर्ड डेटा में ऐड किया जा सकता है, जबकि ईगर लर्निंग एल्गोरिथम्स को रिट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन डेटा में नॉइज़ हो तो लेजी लर्नर्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए डेटा को प्री प्रोसेस करके नॉइज़ और आउटलायर्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है अगर लेजी लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज़ क्लस्टरिंग या रिकमेंडेशन सिस्टम्स के लिए कर रहे हैं।